केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल हे मूळचे मुंबईचे आहेत. आज मोदी सरकारमध्ये महत्त्वाचे मंत्री आहेत. त्या अर्थानं ते महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत. त्यांनी रेल्वेबाबत महाराष्ट्राच्या अनुषंगानं आपली भूमिका मांडलेली आहे. एवढंच नाही तर मधल्या कोरोनाच्या काळामध्ये अजूनही रेल्वे बंद आहे, पण पुढे रेल्वेचा विकास महाराष्ट्राच्या अनुषंगानं कसा होऊ शकतो. मधल्या काळात श्रमिकांची म्हणजेच मजुरांची जी दयनावस्था झाली त्याला नेमकं कोण जबाबदार आहे याचं दोषारोपण न करता केंद्र आणि राज्य सरकार हातात हात घालून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कसं झटू शकतं याचा रोडमॅप त्यांनी मांडलेला आहे. आपल्यासोबत पियुष गोयल आहेत. आज जी 24 तास के महाराष्ट्र कॉन्क्लेव पर जो कोरोना के बाद का फेज रहेगा उसके रोड मैप के बारे में, उसके विजन के बारे में चर्चा करने का प्रस्ताव जी 24 तास ने रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी 24 तास के एडिटर्स का, सभी संबंधित पत्रकारों का कि इस पूरी कोरोना की लड़ाई में जी 24 तास ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। समय समय पे जो देश के सामने विषय हैं उस पे अच्छी तरीके से जनता को अवगत कराना, जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में जनता तक मैसेज पहुंचाना और एक प्रकार से महाराष्ट्र में जागरूकता लाना कि कोरोना कोई साधारण बीमारी नहीं है और इसमें हमें सबको मिलके लड़के सफलता से इसमें से निकलना है। इसी प्रकार से आज के आपके कॉन्क्लेव का सब्जेक्ट भी बहुत ही उचित है और समय के अनुकूल है। महाराष्ट्र को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। 60 वर्ष जिसमें महाराष्ट्र के लोगों ने मेहनत की है, कड़ी मेहनत की, शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे राज्य में आर्थिक प्रगति हुई है, सामाजिक प्रगति हुई है और मैं समझता हूं हम सब महाराष्ट्र वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी महाराष्ट्र रहा है। मुंबई तो ऐसा शहर है जो कभी सोता ही नहीं है, सिटी दैट नेवर स्लीप्स। और एक प्रकार से हर मुंबईकर में जो जुनून है, सफलता प्राप्त करने का जुनून, जिस प्रकार से कितनी भी गहरा संकट क्यों ना हो, मुंबईकर कभी रुकता नहीं है, थमता नहीं। हम हर कठिनाई का सामना करने में झिझकते भी नहीं है और मैं समझता हूं यही जो संकल्प है महाराष्ट्र का, मुंबई का, सफलता को चूमने का, यही विशेषता महाराष्ट्र को और मुंबई को और तेज गति से कोरोना से निपटने में भी मदद करेगी और कोरोना के बाद के अर्थव्यवस्था, बाद के जीवन में एक नए उत्साह के साथ और नए तरीके से आगे की काम करने के ढंग को अपनाएगी। दोनों तरीके से अगर हम देखें तो कोरोना वायरस महामारी ने महाराष्ट्र को भी और विशेषकर मुंबई को काफी धक्का पहुंचा है। लगभग हर रोज बड़ी संख्या में नंबर बढ़ रहे हैं। अभी अभी जो आंकड़ा आया करीब 4,800 का एक ही दिन में, गंभीर आंकड़ा है। जो मृत्यु हुई है लोगों की लगभग 6,700 से अधिक, बहुत दुखद है। निसर्ग का साइक्लोन भी इसी समय आया।
अलीबाग वगैरह कोंकण के इलाकों में हमारे भाई बहनों को बहुत नुकसान हुआ। कुछ भाई बहनों ने अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया। तो एक प्रकार से ये दोनों समस्या एक साथ आने से तकलीफ तो जरूर बहुत हुई है महाराष्ट्र के निवासियों को, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सबके संयुक्त प्रयासों से हम मिलजुल कर अच्छी तरीके से इसका सामना भी करेंगे और सफलतापूर्वक इस लड़ाई में से हम निकलेंगे। आज भी अगर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो महाराष्ट्र है। लगभग महाराष्ट्र की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 31 लाख करोड़ रुपए की है और यानी लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर, 450-500 बिलियन यूएस डॉलर, और 15% इस देश का जो आर्थिक उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र से आता है। इसीलिए इसको देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है अलग अलग सिलसिलों में। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें तो शायद सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में ही रिकॉर्ड होता है। अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2019 तक लगभग 20 वर्षों का जो आंकड़ा देखते हैं तो 134 बिलियन डॉलर, समय समय पे आने के कारण एक्सचेंज रेट अलग अलग रहा है, लेकिन आज का एक्सचेंज रेट देखें तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हो जाए। ये महाराष्ट्र में विदेश से पैसा आया है निवेश के रूप में, और चाहे वो आर्थिक राजधानी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा योगदान मुंबई और पुणे का है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, महाराष्ट्र को कई बार इंडस्ट्रियल पावर हाउस का दर्जा दिया जाता है, और चाहे वो विकास की दर हो, हर तरीके से महाराष्ट्र तेज गति से प्रगति कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोगों में जो एक प्रतिबद्धता है विकास की, महाराष्ट्र के हमारे भाई बहनों में जो आत्मविश्वास है सफलता प्राप्त करने, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना रखी है, उसकी जो हमारी सबकी मिलजुल कर सफलता प्राप्त करने की योजनाएं हैं, उसको लेते हुए महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, अच्छी आधारभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और आगे चल के तेज गति से विकास करेगा। ये जरूर थोड़ी सभी के लिए चिंता की बात है कि कोविड की महामारी से अभी भी हम जूझ रहे हैं। थोड़ा बहुत अलग अलग प्रकार से देखें तो आंकड़े गंभीर हैं, टेस्टिंग कम हो रही है, हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही है। सबसे अधिक अगर कोई राज्य में कोरोना के केस है तो आज भी महाराष्ट्र है। सबसे अधिक मृत्यु अगर कोई प्रदेश में हुई है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पुलिस के हमारे कर्मचारी, हमारे कोरोना वॉरियर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारियों की मेहनत को मैं दाद देता हूं, लेकिन इस सब के बावजूद काफी गंभीर स्थिति है। पुलिस में तो लगभग 4000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को भी कोरोना हो गया और 50 से अधिक हमारे भाई बहन जो पुलिस में सर्व करते हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं और वास्तव में इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि देश और प्रदेश के खातिर अपने जीवन तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए।
मैं इस मौके पे अपील भी करना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र के सभी लोग पुलिस की बातों को सुने, पुलिस की बातों में की इज्जत करें और जो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं, लगभग 250 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं और 86 हमारे पुलिस के कर्मचारियों को चोट पहुंची है क्योंकि जनता ने उनके ऊपर असॉल्ट किया या जनता ने उनके ऊपर वार किया। मैं सभी से अपील करूंगा कि पुलिस की इज्जत करें और पुलिस की पूरी सम्मान करते हुए उनकी बातों को पालन करें। मैं समझता हूं जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है, 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक सहायता देश के अन्य अन्य क्षेत्रों को, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फार्मर्स हो, किसान हो, चाहे वो हमारे सूक्ष्म, छोटे और लघु और मध्यम वर्गीय उद्योग हो, एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र की जो चिंता करते हुए 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है, उसका लाभ महाराष्ट्र भी पूरी तरीके से ले और महाराष्ट्र के उद्योग भी इसका लाभ लेते हुए जल्द से जल्द तेज गति से नॉर्मल स्थिति के तरफ बढ़े और आगे प्रगति की तरफ भी कदम उठाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभी तो अनलॉक का सिर्फ पहला फेज हुआ है, 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू होगा, लेकिन हम रेलवे में ऑलरेडी 92% फ्रेट ट्रैफिक पे पहुंच चुके। पावर जनरेशन भी बताया जाता है लगभग 90% पिछले साल के निस्बत फिर से लौट आया। ऐसे अलग अलग आंकड़े जब देखते हैं, पिछले 2-3 हफ्ते का जून के आंकड़े देखता हूं तो एक्सपोर्ट भी लगभग 85 और 90% के बीच रीइंस्टेट हो गया है। फिर से जो जून 2019 में जो एक्सपोर्ट का लेवल था, हम फिर से लगभग 85-90% तक पहुंच गए। अलग अलग तरीके से, अलग अलग मापदंड से देखें तो ग्रीन शूट्स नजर आने लगे। नजर आने लगा है कि विकास फिर से महाराष्ट्र में लौट रहा है, फिर से देश में लौट रहा है। कि जब हम अलग अलग इंडिकेटर्स देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत फिर से, और अब तो अनलॉक का पहला फेज ही 1 जून से शुरू हुआ है, अनलॉक 2 का तो शुरुआत 1 जुलाई से होनी बाकी है, लेकिन चाहे वो रेलवे फ्रेट हो, हम ऑलरेडी 92% ऑफ जून 2019 लेवल पे पहुंच चुके हैं। बिजली हो लगभग 90% जून 19 के लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऐसे अलग अलग जब हम आंकड़े देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, तब आत्मविश्वास बढ़ता है कि स्थिति जल्द सामान्य होगी। लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है कि अब कोरोना की सावधानियां रखते हुए, 2 गज दूरी रखते हुए, मास्क पहनते हुए फिर से हम सबको काम पे लगना है, फिर से हम सबको एक नॉर्मलाइज करनी है चीजों को। हाँ, कई चीजों का ढंग बदल जाएगा आगे काम करने का, लेकिन सफलता जरूर महाराष्ट्र और भारत में हम पाएंगे। ये जरूर है कि कई सारे हमारे त्योहार हम नहीं मना पा रहे, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में पंढरपुर वारी कार्यक्रम आषाढ़ी एकादशी पर या दही काला गोकुलाष्टमी पर, गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन जिस प्रकार से हर वर्ष होती है, पता नहीं इस वर्ष कोविड के रहते उसको कई मंडलों ने तो वैसे ही कहना शुरू कर दिया, और मैं समझता हूँ उचित भी यही रहेगा कि हम उस प्रकार से ना सेलिब्रेट करें जैसे हर साल करते हैं। तो ये जरूर एक तरीके से ठेस पहुंचेगी मुंबई को और महाराष्ट्र को, लेकिन समय की आज मांग है कि हम सब कुछ कुर्बानियां भी दें, हम सब एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता करें, एक दूसरे के जीवन की चिंता करें, और इससे 2 गज दूरी और एक मास्क पूरे समय पहन के रखना ये बहुत ही आवश्यक है। और यही एक मंत्र है जो हमें हमारे
परिवारों को बचा सकता है, हमारे स्वास्थ्य संभाल सकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मैग्नेटिक महाराष्ट्र के कार्यक्रम में कहा था, द मैग्नेटिक महाराष्ट्र इवेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव कंपेटिटिव फेडरलिज्म। ऐसे ही ये कोरोना की लड़ाई भी एक प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके इसमें आगे कदम उठाए। हम सब मिलके इस महामारी की भी लड़ाई में सफल होंगे। हाल में ही महाराष्ट्र ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र का कार्यक्रम वीसी के माध्यम से किया। कई सारे एमओयू साइन हुए उसमें। मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें भी तो निवेश आना है, चाहे इंजीनियरिंग हो, आईटी सेक्टर हो, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इन सब में अच्छी कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनका निवेश देश की अर्थव्यवस्था को बल देगा, ऐसी कंपनियां जो हमारे देश के विकास की और हमारे देश में नए लोगों को काम के अवसर दे, इसमें हम तेजी से प्रगति करेंगे। भारतीय रेलवे ने भी पूरी जोर से, पूरी ताकत से महाराष्ट्र वासियों की सेवा की है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से गाड़ियां निकली हैं, देश भर में गई हैं, देश भर में लोगों को पहुंचाया है। और मैं इनफैक्ट आंकड़ा भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र से निकलने वाली गाड़ियां लगभग 812 गाड़ियां, 812 ट्रेन श्रमिक स्पेशल महाराष्ट्र से निकली, देश के कोने कोने में गए। और महाराष्ट्र से निकलने वाली गाड़ियां बड़े रूप में उत्तर प्रदेश 428 गाड़ियां, बिहार 193 193 ट्रेन, झारखंड 29 गाड़ियां, मध्य प्रदेश 34 ट्रेन, 34 गाड़ियां। ऐसे देश भर में पश्चिम बंगाल में 46 ट्रेन, 812 ट्रेन महाराष्ट्र से निकली और देश के कोने कोने में हमारे प्रवासी मजदूरों को लेके गई। मैं समझता हूं अब लोकल ट्रेन भी थोड़ी थोड़ी रूप में शुरू हुई है। इसेंशियल सर्विसेज के लिए जो मंत्रालय में काम करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए लोकल ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। 1 जुलाई से देखते हैं कुछ और सुविधा अगर बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे विश्वास है आगे आने वाले दिनों में हर प्रकार से महाराष्ट्र के लोगों की, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की और महाराष्ट्र की पुनः एक बार वही भूमिका बने देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास में, जो इसकी सालों साल से रही है। और जो हमारी सहन शक्ति है, जो विल पावर है, वो महाराष्ट्र को तेज गति से आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको सबसे विदा लेता हूं। आप सबको के मंगल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र के भविष्य के लिए प्रार्थना करें और महाराष्ट्र की सेवा में जुटे। इस संदेश के साथ पुनः एक बार जी24 त्रास का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामना, शुभेच्छा। धन्यवाद पियुष जी। हे होते केंद्रीय रेल्वे आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल। देशातले एक निष्णात चार्टर्ड अकाउंटंट, घरात भक्कम राजकीय वारसा, खास करून भाजप परिवारामधल्या जे कोणी सेवाकरी आहेत त्यामध्ये त्यांचे वडील वेदप्रकाश गोयल यांचं नाव खूप वरच्या पंक्तीत घेतलं जातं। पक्षासाठी राबणारे नेते होते, तसेच आता पियुष गोयल आहेत, पक्षासाठी तेवढंच काम करतात। पण त्यांचा जो लौकिक आहे की देशातले निष्णात चार्टर्ड अकाउंटंट आता सध्या
देशाचे रेल्वे मंत्री आहेत, वाणिज्य मंत्री आहेत. त्यांनी त्यांची भूमिका आपल्यासमोर मांडलेली आहे.